आज के मुख्य समाचार। घोड़ा प्रदर्शनी में अब तक 187 घोड़ों का पंजीकरण। शिमला में निजी बसें ठप। लेह केलांग दिल्ली बस सेवा सीजन के लिए बंद। हिमाचल में सेब सीजन रहा रिकॉर्ड तोड़। निजी बसों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित। विजेता रेणुका सिंह को हिमाचल सरकार देगी 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। शिमला में दृष्टिहीनों का धरना प्रदर्शन जारी। हिमाचल में नहीं बनेगी नई पंचायतें। देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम के धार्मिक संवेदनशील बैनर को लेकर चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज निजी बस सेवाएं पूरी तरह ठप रही। निजी बस चालक परिचालक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सुबह से ही यातायात व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज विद्यार्थी और दफ्तर आने जाने वाले कर्मचारी बसों का घंटों तक इंतजार करते दिखे। शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ कार्यालय के बाहर बसें खड़ी कर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि एचआरटीसी द्वारा जारी 18 रूटों की सूची में कई बसें बंद है, जबकि कुछ बसें दूसरे डिपो की है जो शिमला आने के बाद रूटों पर भेजी जाती है। शहर में करीब 106 निजी बसें रोजाना चलती है, जिनमें हजारों लोग सफर करते हैं। निजी बसों की हड़ताल को देखते हुए एचआरटीसी ने आज अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया और दावा किया कि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुबह के समय हालात इसके उल्टे रहे। एचआरटीसी की बसें पूरी तरह पैक रही। संघ का आरोप है कि एचआरटीसी की सूची में शिमला 2 डिपो की एक भी बस शामिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला 2 की मुख्य बसें जैसे शिमला सोलन, शिमला बुधार, चनावक, खटनोल, चंडी कशलोग और डवारू और चायल ओधर धर्मपुर जैसी सेवाएं सूची से बाहर रखी गई है। शिमला 3 डिपो को भी केवल 3 से 4 बसों के रूट पर शामिल किया गया है। इसी बीच 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बड़ी बसों को पुराने बस अड्डे में प्रवेश न देने के फैसले पर विवाद और गहराता जा रहा है। पहले कारोबारियों ने इसका विरोध किया था और अब शिमला नागरिक सभा ने भी परिवहन विभाग से यह निर्णय तुरंत वापस लेने की मांग की है। पूरी तो तुमको करनी होगी, नहीं तो निजी बसें खड़ी रहेगी। निजी चालक प्रचालक यूनियन जिंदाबाद। अपने ओर से सारे ऑर्डर निकाल दिए। अगला काम एचआरटीसी का है, तो एचआरटीसी ने भी अब फेस वाइज शुरू किया है, मगर वो पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें बोला है कि आप एमडी एचआरटीसी से एक बार ये बात रखो कि इसको आप कब तक पूरा फेस वाइज कितने फेज में इसको जो है 40 किलोमीटर वाली गाड़ियां बाहर निकालेंगे और ये जो स्कूल बसेस जो सवारियां उठाती हैं ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये सारी बात एमडी एचआरटीसी से करने के लिए बोला गया है। अभी जब तक हम एमडी एचआरटीसी से बात नहीं करते हैं स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। प्रमुख मुद्दे यही है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में। प्रमुख मुद्दे ये 2011 के ऑर्डर हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं, मगर ये एचआरटीसी और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको नहीं मान रहे हैं और ये जो अपनी बड़ी बसेस बुंजा सीटर बसें शिमला शहर में ला रहे हैं, जिस वजह से पूरा शहर जाम हो जाता है। अब हमारा तो ये बिजनेस है, हमें तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो जाम की वजह से हमारे ट्रिप्स नहीं लग रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम अभी तक आश्वस्त तो नहीं है। इन्होंने परिवहन विभाग ने निकाल दिया है, ऑर्डर निकाल दिया है कि ये सारी बसेस नीचे से चलेगी। अब अगला काम है एचआरटीसी का। एचआरटीसी के एमडी के पास जाने के लिए बोला है, वो आपको बताएंगे ये कितने फेसेस में इसको इकट्ठी तो ये भी नहीं निकाल सकते हैं सारी बार, तो कितने फेसेस में ये इसको बाहर निकालेंगे। तो जो आप दूध सब्जी वाली बात कर रहे हैं, कोई भी दूध सब्जी 8 बजे के बाद कोई नहीं लाता है, 8 बजे से पहले लाते हैं। 8 बजे तक सारी बसेस ओल्ड बस स्टैंड आ रही हैं। दूध सब्जी वाले 8 बजे तक आ जाते हैं सारे। ये झूठ बोलने वाली बात है कि दूध सब्जी 11 बजे कौन सब्जी लेके आएगा सर? 8 बजे के बाद ये नहीं आए अंदर। जो प्रशासन का है उसमें प्रशासन ने ऑर्डर कर रखे हैं मॉर्निंग में 7 बजे से पहले और 8 बजे के रात। शिमला में जाम नहीं है? क्यों नहीं है सर? अभी तक जाम था, उनका तर्क नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमारी गाड़ी कहीं लेट हो जाती है तो वो थोड़ा रैश चलाएगा ही। आप फिर उसको बोलते हैं कि रूल तोड़ रहे हैं। अब उसने अगले अपने स्टॉपेज पे भी तो पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? बस स्टैंड में ही उसका टाइम फेल हो गया है। जाना समर हिल है, समर हिल कैसे लगाएगा गाड़ी सर?
बस स्टैंड पे उसे 8 बजे चलने का टाइम है, वो बस स्टैंड ही 8:10 पे पहुंच रहा है, तो उसके बाद समरील कैसे पहुंचेगा? उस हमारे को टाइम बाउंडेशन है, हम टाइम टेबल से चलते हैं, रूट परमिट से चलते हैं। एचआरटीसी को टाइम बाउंडेशन नहीं है। एचआरटीसी अगर 10 मिनट लेट भी आता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है। ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। हमारे को टाइम बाउंडेशन और रूट परमिट पे चलने का बाउंडेशन है। तो सर खुद नहीं, चलो जो अगर किसी को लगता है, अगर किसी को लगता है पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, कोई नई टिकट दे रहा है तो मांगे। जो पहले ही बस भरी हुई है उसमें ना चढ़े। हम तो बोले पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई नहीं करता है, टिकट कोई नहीं देता है। हमने ज्यादातर बसों में मशीनें दे दी है, स्कैनर लगा दिए हैं। तो जो नहीं, अगर आपको कोई कंडक्टर टिकट नहीं दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट हम आपको नंबर जारी करेंगे, उसमें करें। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, जितना एचआरटीसी इस शहर को चलाता ना, उससे ज्यादा हम चलाते हैं सर। आप लोगों को पता है आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं ना। टालैंड में जाके देखना, संजौली में देखना, टूटू में देखना, लाइनें लगी हुई है लोगों की। देश के सबसे ऊंचे और लंबे रूट पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की लेह केलांग दिल्ली बस सेवा को इस सीजन के लिए बंद कर दिया गया है। यह सेवा इस बार 11 जून 2025 को शुरू की गई थी, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन और बाढ़ के कारण केवल 1.5 महीने तक ही संचालित हो पाई। अब यात्री इस दुर्गम मार्ग पर अगले सीजन यानी मई जून 2026 में ही सफर कर सकेंगे। यह बस सेवा 4 ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती है और इसे देश के सबसे कठिन व ऊंचाई वाले मार्गों में गिना जाता है। लेह से दिल्ली की दूरी लगभग 1026 किलोमीटर है, जिसे बस करीब 36 घंटे में तय करती है। केलांग बस अड्डा प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार भारी बारिश भूस्खलन के कारण न केवल यह रूट प्रभावित हुआ, बल्कि हिमाचल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लेह दिल्ली बस सेवा नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में रही। हिमाचल क्रिकेट विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज और हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर को अब राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडू की बेटी रेणुका ठाकुर ने बहुत सपना पूरा कर दिखाया, जो हर पहाड़ की बेटी देखती है। संघर्ष और मेहनत से वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बनना न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश का गौरव है। सीएम सुक्खू ने कहा, रेणुका ने साबित किया है कि जुनून और विश्वास के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने रेणुका, उनकी मां और पूरे परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि उनके स्वर्गीय पिता की प्रेरणा आज पूरे हिमाचल का गर्व बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने रेणुका सिंह से फोन पर बात कर उनके प्रदर्शन की सराहना की और साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। रेणुका सिंह के इस शानदार प्रदर्शन और उपलब्धि ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का नाम खेल जगत में ऊंचा किया है। सबसे पहले तो जो हमारे देश की बेटियों ने एक इतिहास रचा और वर्ल्ड कप जीतकर पूरे देश की बेटियों का मान बढ़ाया है और हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को इन बेटियों पर बहुत गर्व है। और इस ऐतिहासिक जीत पर मैं सभी वर्ल्ड कप की टीम, उनकी कप्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश से भी एक बेटी वर्ल्ड कप में खेली, रेणुका ठाकुर, और उसने कल अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी बॉलिंग की, रन रेट बहुत कम रखा और निश्चित रूप पर जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उस पर दबाव बनाए रखा। सभी बेटियों ने बहुत अच्छा खेल खेला। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल की जो बेटी है रेणुका ठाकुर, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। इसलिए कि एक तो हिमाचल का नाम रोशन किया है और दूसरी एक ऐसी सम्मान उसने प्राप्त किया है कि अपना नाम इतिहास में लिख दिया है। इस संदर्भ में हम इस पुरस्कार की घोषणा करते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह से निजी बस सेवाएं पूरी तरह ठप रही। निजी बस चालकों परिचालकों को अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी बसों का इंतजार करते नजर आए। शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की और आरटीओ ऑफिस के बाहर बसें खड़ी कर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि एचआरटीसी द्वारा जारी किए गए 18 रूटों की सूची में कई रूट लंबे समय से बंद है और कुछ अन्य रूट दूसरे डिपो में संचालित किए जा रहे हैं। शहर में करीब 106 निजी बसें रोजाना चलती है, जिनमें हजारों लोग सफर करते हैं। इनके बंद होने से सड़क पर भारी ट्रैफिक और अव्यवस्था देखने को मिली। एचआरटीसी ने कुछ अतिरिक्त बसें चलाई, लेकिन उनका असर सीमित रहा। बसें खचाखच भरी रही और कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इसी बीच 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बड़ी बसों को पुराने बस अड्डे में प्रवेश न देने के फैसले को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। कारोबारी वर्ग के बाद अब शिमला नागरिक सभा ने भी परिवहन विभाग से यह फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की है। बस स्टैंड वाले बस स्टैंड हिमाचल प्रदेश में इस बार MIS के तहत HPMC ने रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी सेब खरीद की है। खास बात यह रही कि इस बार हिमफेड ने कोई खरीद नहीं की है, जबकि HPMC ने अकेले ही किसानों को राहत देते हुए 95,453 मीट्रिक टन सेब खरीदे हैं। निर्देशक बागवानी विनय सिंह ने बताया कि इस वर्ष की खरीद पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2024 में HPMC और हिमफेड ने मिलकर कुल 35,333.49 मीट्रिक टन, जबकि 2023 में 51,840.86 मीट्रिक टन सेब खरीदे थे। इस बार सरकारी हस्तक्षेप अधिक प्रभावी साबित हुआ है और बाजार में सेब के भाव में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। आजादपुर मंडी नई दिल्ली में A ग्रेड सेब के थोक भाव में पिछले वर्ष की तुलना में भारी उछाल आया है। रॉयल डिलीशियस का भाव 2024 में औसतन 1,180 प्रति बॉक्स था, जो 2025 में बढ़कर 1,900 रुपए प्रति बॉक्स तक पहुंचा। गोल्डन डिलीशियस का भाव 768 से बढ़कर 1,450 रुपए प्रति बॉक्स रहा है। प्रदेश के भीतर 20 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न मंडी यार्डों में 1.27 करोड़ स्टैंड बॉक्स सेब की खरीदने और बेचने की प्रक्रिया चली, जबकि राज्य के भीतर और बाहर की मंडियों में कुल 2.72 करोड़ कार्टन सेब का कारोबार दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष 2024 में इसी अवधि तक यह आंकड़ा 2.3 करोड़ बॉक्स था, यानी इस बार का कारोबार काफी अधिक रहा है। HPMC ने इस सीजन में 248 संग्रह केंद्र स्थापित किए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले वर्ष यह संख्या 96, जबकि 2023 में 207 केंद्र रही थी। दूसरी ओर हिमफेड ने इस बार कोई केंद्र नहीं खोला, जबकि उसने 2024 में 110 और 2023 में 103 केंद्र संचालित किए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष HPMC के कुशल प्रबंधन, बेहतर बाजार निगरानी और समय पर सरकारी हस्तक्षेप के कारण सेब उत्पादकों को बेहतर दाम और सुगम विपणन सुविधा मिली है। इससे किसानों में उत्साह और बाजार में स्थिरता दोनों बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की शान बनी जाने वाली घोड़ा प्रदर्शनी में रविवार को भी घोड़ों की खरीद फरोख्त का सिलसिला देखने को मिला। प्रदर्शनी में इस बार पहाड़ी इलाकों से खासकर उत्तराखंड, कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में घोड़े खरीदने पहुंचे। इस साल का सबसे महंगा नस्ल का घोड़ा 84,000 रुपए में बिका। यह घोड़ा पिन वैली के छेरिंग डंडूब का था, जिसे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के देवेंद्र सिंह ने खरीदा। डंडूब के दूसरे घोड़े की कीमत 70,000 रुपए और तीसरे की 65,000 रुपए लगी। प्रदर्शनी में दूसरे दिन भी अश्वों की पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रही और खरीदारों का उत्साह भी देखने लायक था। ये अभी तक का सबसे कीमती घोड़ा जो बिका है, ये श्री देवेंद्र सिंह जी ने लिया है एनडी से टिहरी गढ़वाल और बेचने वाले हैं छेरिक टुंडुक जी, विलेज बार, पोस्ट ऑफिस, गोले। घास लेते घोड़े लेने में नखरा करता है।
और जाने के पीछे दौड़ते, घास के पीछे दौड़ते, जो लोग होते हैं दृष्टिहीन जन संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला के छोटा शिमला स्थित सचिवालय के बाहर लगातार धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 वर्षों से चल रहा यह आंदोलन हिमाचल के इतिहास का सबसे लंबा धरना माना जा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दृष्टिहीन संघ के लोगों ने बताया कि दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित खाली बैकलॉग पदों पर एकमुश्त भरने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता सरकार से हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। दृष्टिहीन संघ के लोगों ने कहा कि ना तो उन्हें रोजगार मिल रहे हैं और ना ही योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे चक्का जाम या धरना करते हैं, सरकार वार्ता के नाम पर आश्वासन तो देती है, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है, जो दृष्टिहीन समाज का, समस्त दिव्यांग समाज का जो धरना चल रहा है, ये कंटिन्यू 2 सालों से चल रहा है। और पिछली बार हफ्ते भी हमने एक चक्का जाम किया था और चक्का जाम 18 चक्का जाम कर दिए 2 सालों में, 18 चक्का जाम। और परसों हमें चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बातचीत करने के लिए अंदर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आपको 2-3 दिन के अंदर मीटिंग दी जाएगी, उस तरह बैठक दी जाएगी जिसमें आपकी जो भी मांगे है गहनता से उसमें चर्चा की जाएगी, आपको मीटिंग दी जाएगी। लेकिन आज हमें खुले आसमान के नीचे फिर से 1 हफ्ता हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे लिए ना कोई नई स्कीमें देती है, पुरानी स्कीमें तो उसमें मतलब दिव्यांगों की बातें ही कोई नेता करना नहीं चाहता है। ये संवेदनशील दिव्यांग समाज के लिए सरकार नहीं है। ना सत्ता पक्ष के मंत्रीगण, विधायकगण, ना विपक्ष के विधायकगण, ना सांसदगण, कोई भी हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे पक्ष में अगर है तो हमारे दिव्यांग साथी है और हिमाचल प्रदेश के दानी सज्जन है, वो चाहे टैक्सी यूनियन के साथी हो गए, वो चाहे समाज सेवी बॉबी जी हो गए जिनका आईजीएमसी में लंगर चलता है, वो चाहे कर्मचारी और अधिकारी लोग वेलफेयर डिपार्टमेंट को छोड़ के सचिवालय में अपनी जॉब देते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें देते हैं और हमारे बारे में कौन और खुले आसमान के नीचे हमें अपना रैन बसेरा करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और सुप्रीम सरकार की संवेदनशील जो हमारे प्रति नहीं है, उसकी वजह से हम आज सड़कों की ठोकरें खा रही। देखो जी, 2 सालों से जो झूठे आश्वासन दे रही थी सरकार, हमने अभी कड़ी चुनौती सरकार को दी है कि हम किसी भी तरह की उनकी बातों में इस बार नहीं आने वाले हैं। अगर सरकार फिर भी हमें 1-2 दिनों के अंदर मीटिंग नहीं बुलाती है तो हम अगर सरकार हमारी बातें अभी भी नहीं मानती है तो हम 3 दिसंबर तक यहीं सचिवालय के बाहर रहेंगे और 3 दिसंबर को हम समस्त भारतवर्ष के सभी दिव्यांगजनों को अपने समंत्र में शिमला बुलाएंगे। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। सुक्खू जी ने 3 दिव्यांग दिवस मना लिए, लेकिन जो ये वाला विकलांग दिवस है इसको हम काले दिवस के रूप में भी मनाएंगे और दिखाते हैं। हम नगर प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम नगर प्रदर्शन भी 3 दिसंबर को यहाँ करेंगे। जो भी उसकी जिम्मेदारी होगी वो सुप्रीम सरकार की होगी। इतनी भी देखो, वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया है तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? हम इंसान नहीं है? हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे भी तो परिवार है। हम तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं 2 सालों से। 73 दिन हम खुले आसमान के नीचे हो गए आज हमारे को। पिछली साल भी हम 66 दिन खुले आसमान के नीचे रहे थे। आज भी हमें पूरा हफ्ता खुले आसमान के नीचे हो गया है। लेकिन इनकी शायद आत्मा भी मर चुकी है, जमीर भी मर चुका है। सुक्खू जी के दिल में वो दिल लगा है जो पत्थर को होता है, वो भी कौन सा पत्थर जो किसी काम नहीं आता है, वो सुक्खू जी के सीने में लगे हैं। अपने लिए तो 24% का सैलरी बढ़ा के 3.5 लाख सैलरी ले रहे हैं। हमारे लिए 5,000 की पेंशन का प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं।
ये शर्मनाक है। देवभूमि के लिए, सुक्खू सरकार के लिए, सभी नेताओं के लिए मैं फिर से देवभूमि के उन दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि किसी न किसी रूप में हमें हमारे आंदोलन को आशीर्वाद दे रहे, हो जाए अन्न के रूप में, हो जाए धन के रूप में। उनके अंदर भी तो कुछ दीन दया धर्म है। ये धर्म अगर सरकार के पास आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुक्खू जी तैयार रहे, दिव्यांगों की चुनौती को स्वीकार करे। 3 दिसंबर को जो भी होगा वो हल्ला बोल दिव्यांगों का होगा, और जो भी शर्मसार की बात है वो सुक्खू सरकार के लिए है। बाकी हम जब तक, अगर सुक्खू जी हमारी अंतिम सांस भी सड़कों पे लेना चाहती है, उसके लिए भी हम तैयार है। दिव्यांग जन संघर्ष करेगा, खून बहेगा सड़कों पर, यही बात मैं सुक्खू सरकार को कहना चाहता हूँ। बाकी हम खुले आसमान तक तभी रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। नगर निगम द्वारा लगाए गए धार्मिक संवेदनशील बैनर प्रचार सामग्री को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने कड़ा ऐलान किया है। समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने कहा कि यह सामग्री सरकारी नियमों और पारदर्शिता के खिलाफ है और स्थानीय स्तर पर तैयार कर प्रदर्शित की गई प्रतीत होती है। समिति ने नगर निगम से तुरंत बैनर हटाने, निर्णय लेने वाले अधिकारियों का सार्वजनिक स्पष्टीकरण और धर्म विशेष पर पक्षपातपूर्ण सामग्री के उपयोग पर स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से यह भी कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी दी जाए और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए। आंदोलन से जुड़ी जानकारी देते हुए समिति ने बताया कि उनका चक्का जाम 2 से 3 दिन के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन यह स्थगित नहीं है। उन्होंने चेताया कि अगर मांगों पर तुरंत और संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई तो निर्धारित समय पर आंदोलन पुनः शुरू किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण, कानूनी और संवैधानिक मांगों पर आधारित होगा और किसी भी तरह की हिंसा या अवैध कार्यवाही का समर्थन नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रेस और जनता से अफवाहों पर भरोसा न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। वो सवाल अभी भी खड़े हैं जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा श्री राम प्रभु जी को जिस प्रकार से सचिवालय के समक्ष और पुलिस थाना के समक्ष बड़े बड़े बैनर में कूड़े के ढेर के ऊपर रखा गया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे श्री राम प्रभु कूड़े के ढेर पे रखने वाली कोई चीज है? और ऐसा क्या है कि हमारे श्री राम प्रभु का ही इस्तेमाल आप हर जगह करेंगे? आप पैगंबर हो या कोई और हो, अगर हिम्मत है तो उनकी फोटो लगाए ना वहां पे। परंतु दिक्कत यह है कि सनातन जो विचारधारा को हरा के जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई हूँ, उन द्वारा संचालित नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हों और उन्हीं द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता के ऊपर अगर आप कोई बैनर बना रहे हैं, कहने को तो ये भी आया कि केंद्र सरकार द्वारा उसको भेजा दिया गया है, परंतु केंद्र सरकार में कहीं भी 32 या 34 बैनर है, उसमें कहीं भी वो फोटो नहीं है, वो बैनर नहीं है। ये खुद इन लोगों ने बनाया है और हमने FIR की है। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आपके सभी के साक्ष्य में आएगा। साथ में हम लोगों ने कल मंगलवार के लिए चक्का जाम के लिए कहा था। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, सनातनी को, सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि वो 2 से 3 दिन के लिए सिर्फ रोका गया है, स्थगित नहीं, उसको बंद नहीं किया गया है। हम चक्का जाम करेंगे, परंतु जिस प्रकार से प्रशासन ने कहा कि आप हमें 2 से 3 दिन का समय दें, हम जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो, क्योंकि हमारी प्राथमिकता थी FIR पे, FIR पूरी हुई है। FIR के हिसाब से जो जांच चल रही है उसमें MC कोऑपरेट नहीं कर रहा है। MC का जिस प्रकार से वक्तव्य आएगा, MC जिस प्रकार से भी उसमें अपना जवाब पेश करेगी, पुलिस उसके बाद उस कार्रवाई को आगे करते हुए समक्ष रखेगी। और हम लोग भी सीधी बात कहना चाहता हूं, अंत में ज्यादा ना कहते हुए, श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, पिता समान हैं, पिता हैं, और हमारे पिता के विरुद्ध कोई इस प्रकार का गलत कृत्य करेगा, दोबारा कोई ऐसा कृत्य करेगा तो सड़कों पे खून की नदियां बहा देंगे, उसमें हम गुरेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन रगों में आज भी वो खून दौड़ रहा है जिसकी तड़फ और जिसकी गरज इन लोगों को अभी आने वाले 3-4 दिनों में मिलेगी। भगवान श्री राम इस देश का प्राण है, इस देश की आत्मा है।
भगवान श्री राम के अपमान का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता, चाहे वो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। अब जहां तक नगर निगम का ये कहना कि वो केंद्र की वेबसाइट से उठाया गया है, मैं तो इस बात को बिल्कुल निराधार कहूंगा। ये भ्रमित करने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। जो पोस्टर सचिवालय के बाहर लगाया इन्होंने बैनर, वो किसी भी केंद्र की साइट पे नहीं है। जिसका ये हवाला दे रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा उस वेबसाइट से लिया गया है, उसमें 34 पोस्टर है। मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से आग्रह करूंगा, एक बार जाएं उस वेबसाइट में देखें क्या वो सिमिलर पोस्टर मिल रहा है। इसलिए नगर निगम जो ये भ्रमित करने वाला आंकड़ा, भ्रमित करने वाली बात कर रहा है, इससे वो बंद करे। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल नई पंचायतें बनाना संभव नहीं है। हालांकि मौजूदा पंचायतों का पुनर्गठन और पुनः सीमांकन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई आपदाओं से बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव 31 जनवरी से पहले करवा लिए जाएंगे। ये चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। उन्होंने कहा कि पुनः सीमांकन और पुनर्गठन का 80% कार्य पूरा हो चुका है और रोस्टर को लेकर विचार विमर्श जारी है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। स्टेट में नुकसान बहुत हुआ है और कई सड़कें भी अभी तक बंद है, इसलिए डिजास्टर एक्ट लगा है। तैयारियां पूरी हैं वैसे डिपार्टमेंट की, थोड़ा कुछ पहले रीऑर्गेनाइज करी थी। मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि नई पंचायतें बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है, क्योंकि आंकलन लगाया जा रहा है कि नई पंचायतें बन रही है। तो कोई भी नई पंचायत जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है। वित्तीय स्थिति भी नहीं है, पहली बात। प्रपोजल्स भी नहीं आई हैं, और जो प्रपोजल्स भी आई है कोई 500 जनसंख्या की ग्राम पंचायत है, कोई 800 जनसंख्या की ग्राम पंचायत है। डिपार्टमेंट ने रिव्यू बिल्कुल कर लिया है स्पष्ट तौर पर। और दूसरी बात, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, परंतु डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, सरकार उस पर विचार कर रही है। कुछ लोगों ने कुछ रीऑर्गेनाइज, हमारे ब्लॉक्स ऑलरेडी हो गए थे, पंचायतें भी रीऑर्गेनाइज हो गई थी। कई 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर वार्ड्स हैं तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में करने की बात थी। कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। कुछ जिनके प्रपोजल रह गए थे उसकी नोटिफिकेशन करी है, और जैसे ये कंप्लीट होंगी तो चुनाव जो है हो जाएंगे। और हमारे हिसाब से जो है, क्योंकि 30 तारीख तो जनवरी में टर्म पूरा आ रहा है, तो हम बिल्कुल तैयारी पूरी है, समय पे चुनाव होंगे। जनवरी माह के पहले भी हो जाएंगे या फिर? बिल्कुल 31 जनवरी से पहले जो है CBDO है, और जैसे मैंने बोला डिपार्टमेंट की भी पूरी तैयारी है। केवल का बदलाव छोटा मोटा है, और 2011 सेंसस के हिसाब से अनुसार ही होना है, तो इसलिए पहली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो है काम कर लिया गया था, और समय रहते चुनाव में। देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनकी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट तो नहीं होती है सरकार को। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, अपनी प्रक्रिया उनकी अलग रहती है, तो वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। देखिए हमने मैक्सिमम 80-90% तो ऑलरेडी कर लिया, 90% ऑलरेडी कर लिया है। कोई भूले भटके अगर बाई चांस रह गया होगा, डेट ऊपर होगी थी, तो वो उसको जो है कंसिडर कर लिया जाएगा। कोई अगर रह गया होगा तो मेरे पास अभी पूरा डाटा नहीं आया है, तो जैसे आएगा सब। देखिए रोस्टर जो है दो ही तरह के रोस्टर होते हैं, या तो नया रोस्टर लगाएं या फिर रोटेशन का लगाएं, क्योंकि कई ऑलरेडी ब्लॉक्स जो है वो रीऑर्गेनाइज पहले ही हो गए थे। कुछ नगर परिषद में चले गए क्षेत्र, कुछ नगर निगम में क्षेत्र चले गए हैं, कुछ नगर निगम से जो है ग्राम पंचायतों में आए हैं। तो उनमें क्या लगाया जाए, एक नया जिला परिषद बोर्ड बना है हमारा छुआरा डोडा क्वार का, तो अब उसमें क्या लगाएंगे, उसमें रोटेशन तो नहीं हो सकता ना। इसलिए यह सोच के जो है नया रोस्टर जो है कैबिनेट में ले आए थे, उस पर भी लेकिन पुनः विचार एक बार ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स भी आई हैं। उसका डाटा भी हमने बना लिया है कि कुछ
ग्राम पंचायत जो है कुछ बोल रहे ऐसा है, हालांकि हमने मेरे को डाटा में तो कहीं नज़र नहीं आया कि 20 साल से ही रिजर्व है वो, लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए रिजर्व है, तो मेरे नज़र में तो कहीं ऐसा नहीं आया। हो सकता है एक बारी लेडीज़ कैटेगरी के लिए हो, एक बारी लेडीज़ ओबीसी के लिए हो, लेडीज़ जनरल हो, ये ऐसे तो हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रोटेशन में ना आई है। कुछ लोग बोल रहे हैं तो उसको भी रिव्यू कर रहे हैं कि नए रोस्टर के अनुसार करा जाए या रोटेशन करा जाए। बस इतनी सी बात है। वैसे नए रोटेशन की ऑलरेडी हमने कैबिनेट में जो मंजूरी लेके रखी हुई है।